Good morning, students. We are discussing structure of atom, and in last class we have discussed about the cathode rays and also discovery of electrons. In this class we will discuss about anode rays or canal rays. We will also know that how these rays were discovered. So in a same experiment, whatever is done for the cathode rays, it is found that when we take any gas in a discharge tube, और उसको हम एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, और इसमें अगर हम कोई गैस ले लेते हैं तो लास्ट में हमने ये देखा था जो हमारा नेगेटिव है दैट इज़ कैथोड और जो पॉजिटिव है दैट इज़ एनोड। लास्ट क्लास में हमने ये ऑब्जर्व किया था, जब हम डिस्चार्ज ट्यूब होती है ग्लास ट्यूब, उसको बहुत हाई वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली 10 to 11,000 वोल्ट पर और लो प्रेशर पर जब गैस को ट्रीट करते हैं तो कुछ रेज स्टार्ट होती हैं कहाँ से, कैथोड से, और वो चलती हैं किधर, एनोड की तरफ। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी भी रेज होती हैं जो कि एनोड से स्टार्ट होती हैं, है ना, और वो कहाँ जाती हैं, कैथोड की तरफ जाती हैं इस तरीके से, है ना, यानी दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं। ये फर्स्टली आइडेंटिफाई किया था कि जो एनोड है, सॉरी कैथोड है, वहाँ से रेज जाती हैं एनोड पर, लेकिन इसके साथ ये भी आइडेंटिफाई किया कि जो गैसेस हैं वो एनोड से भी जाती हैं और कैथोड पर। लेकिन एक्चुअल में क्या था, ये जो रेज़ एनोड से जा रही थी कैथोड की तरफ, ये जो रेज़ होती हैं एक्चुअल में है ना, जब ये रेज़ यहाँ से पास हुई इस तरीके से, ये एनोड से आ रही हैं, और जब ये इस कैथोड पर, है ना, जैसे ही पहुंचती हैं तो ये इसको भी पार कर जाती हैं इस तरीके से, और इसके बैक साइड में जा कर के यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक ग्लो प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम फ्लोरेसेंस बोलते हैं। अब क्योंकि ये जो हमारी कैथोड है उससे बाहर चले जाते हैं, और इनकी अगर हम बात करें तो इनकी वेवलेंथ काफ़ी कम होती है, और जब ये उन होल से होकर के पास होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रेन, है ना, या कोई ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से जा रहा है, कैनाल से पास हो रहा है। तो इसी वजह से जो कैथोड रेज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैनाल रेज भी बोलते हैं, है ना। कैनाल रेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका जो नेचर है वो किस तरीके का है कि एक हमारे पास कोई होल है इस तरीके से, या कोई सिलेंडर है ना, ये, और इस सिलेंडर से होकर के कोई ऑब्जेक्ट पास हो रहा है ना, इसके अंदर से होकर के, तो ऐसा लग रहा है जैसे कैनाल ये फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो जो एनोड रेज हैं, क्योंकि कैथोड से जो होल्स हैं उनके होकर पास हो जाती हैं, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, कैनाल रेज भी बोलते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट था इट वाज डन बाय रदरफोर्ड। इनकी प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने स्टडी किया। क्या प्रॉपर्टी थी, एक तो सेम बिल्कुल जो हमारी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ थी उसी तरीके से ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। कैसे पता करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट, कोई थिन फिल्म रख देंगे तो ये उसका क्या करेंगे, उसकी शैडो बना देंगे, तो शैडो बनने से ये प्रूव हो जाता है कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। सेकंड, दीज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मटेरियल, है ना, दीज आर मासिव पार्टिकल्स,
इनके अंदर भी क्या है, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनका कुछ मास होता है, और इनको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये कहाँ पर डाइवर्ट होती हैं, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ, है ना। जैसे हम इस तरीके से कर रहे हैं, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो ये जो डाइवर्ट होंगी ये किधर होंगी, नेगेटिव की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी इस तरीके से। इससे ये प्रूव हो जाता है कि ये कैसी हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं। इसका मीनिंग यही है कि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। फिज़िक्स में आप पढ़ेंगे कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में। अच्छा, इनके लिए जो चार्ज टू मास रेशो जो होता है वो जनरली कैथोड रेस के लिए फिक्स होता था, है ना, चार्ज Q/m, क्योंकि वो एक ही काइंड के पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते थे, दोज वर इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर कौन सी गैस ली है। अगर वो गैस, है ना, लाइट है तो उसके लिए हो सकता है ये रेशो ज़्यादा हो। अगर वो गैस हमारी हैवी गैस है तो हो सकता है उसके लिए ये रेशो कम हो जाए। वो डिपेंड करेगा उसका चार्ज क्या है और उसका मास क्या है, ठीक है। और जब फर्दर स्टडी किया गया उन पार्टिकल्स का जो एनोड रेस को फॉर्म करते हैं, है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उसका नेम रखा गया प्रोटॉन। और हमें पता है प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, है ना। तो प्रोटॉन के नंबर वेरी कर सकते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन होगा तो वहाँ 1 प्रोटॉन है, हीलियम ले लिया तो वहाँ 2 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से उनका जो Q/m रेशो है वो चेंज होता है, और वो जो गैस लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से दो पार्टिकल्स की हमारी डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, है ना। उसके बाद एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है, दैट इज़ न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, चैडविक ने। एक्चुअल में क्या था, चैडविक जो थे वो न्यूक्लियस रिएक्शंस की स्टडी कर रहे थे, है ना। किसकी स्टडी कर रहे थे वो, न्यूक्लियस रिएक्शन की। न्यूक्लियस रिएक्शन केमिकल रिएक्शन से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में केवल इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है, जो आउटर मोस्ट, जैसे हमारा ये एटम है ना, और ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे केवल यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन न्यूक्लियस रिएक्शन होती है उसमें ये जो न्यूक्लियस होता है ये पार्टिसिपेट करता है ना। तो वहाँ पर नए न्यू एटम्स फॉर्म होते हैं, और जो पुराने एटम होते हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। तो उसका स्टडी कर रहे थे चैडविक, तो उन्होंने ये पता लगाया कि कुछ जो एटम्स होते हैं, है ना, कुछ जो एटम्स होते हैं, अगर हम उसका इलेक्ट्रॉन का मास ले लें, क्या ले लें, इलेक्ट्रॉन का मास, और उसके प्रोटॉन का मास ले लें, है ना, और इन दोनों को हम सम कर दें, तो ये हमारा एटम जो होता है उसके मास के इक्वल आना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए चैडविक से पहले जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, फंडामेंटल जो पार्टिकल्स थे, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे। और इलेक्ट्रॉन का मास पता चल गया, प्रोटॉन का मास पता चल गया। अगर हम उन दोनों को ऐड करें, और उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो वो एटम के मास के इक्वल होना चाहिए, है ना। लेकिन ये मास इसके इक्वल नहीं आ रहा था, है ना। उसमें प्रोटॉन के मास के इक्वल ही एक वेरिएशन आ रहा था। तो जब उन्होंने इसको स्टडी किया तो उन्होंने पता लगाया कि एक्चुअल में क्या है कि जो एटम्स होते हैं उनमें एक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन उसका जो मास है दैट इज़ इक्वल टू दी प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास के इक्वल उसका मास होता है, लेकिन वो चार्ज लेस पार्टिकल है, क्योंकि चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इस वजह से उसको क्या बोला, न्यूट्रॉन। इस तरीके से जब ये जो कैलकुलेशन की गई वहाँ से पता लगा, और फर्दर जो न्यूक्लियस रिएक्शंस हुई तो उसमें भी पता चला कि कई न्यूक्लियस रिएक्शंस हैं जो न्यूट्रॉन के बम्बार्डिंग से ही स्टार्ट होती हैं, ठीक है। इस तरीके से थर्ड पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई है।
अब देखिए इनका एक कंपैरिजन हम चार्ट को स्टडी करेंगे, है ना, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और ये चार्ट आप सबको लर्न होना चाहिए, है ना, आपको ये रिलेशंस पता होने चाहिए। और अभी आप क्लास 9th में हैं, सो इट इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन यू हैव टू नो एंड लर्न दीज ऑल वैल्यूज़, बिकॉज इन ईच क्लास एंड नॉट ओनली इन केमिस्ट्री बट ऑल्सो इन फिजिक्स, है ना, you will repeatedly will be asked about these values. So let's start. देखिए तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई माइनस। माइनस का मीनिंग है कि उस पर यूनिट नेगेटिव चार्ज है। और प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी पॉजिटिव से। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। जब इसको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लेट्स के बीच से पास करते हैं तो ये अपोजिट चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और देखिए इनका जो रिलेटिव मास है वो हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का भी हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो मास है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का इक्वल होता है। एक और बात यहाँ बताएंगे कि जो हाइड्रोजन एटम होता है वो सिंगल ऐसा एटम है सारे 118 एलिमेंट्स में से कि जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास का 1/2000 एग्जैक्टली 1/1840, है ना, इतने टाइम लेस होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक ट्रक है ना, और उस ट्रक के सामने आप एक डस्टर का वेट लें, है ना, तो वो नेग्लिजिबल होगा। जो ट्रक का मास हो गया वो तकरीबन आपके प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास हो गया, और जो उसमें हमने एक डस्टर रख दिया, है ना, या एक ब्रिक रख दी, एक ईंट रख दी, उसका जो मास होगा, है ना, दैट विल बी नेग्लिजिबल, वो इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होगा कंपैरेटिवली। अच्छा, सेकंड, अगर एक्चुअल मास की बात करें तो देखिए इन दोनों का मास इक्वल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1.67 × 10⁻24 ग्राम। और ये बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है ना। ये हमारा AMU जो हमने पढ़ा था, है ना, उसके भी इक्विवेलेंट रहता है ये 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और दूसरा, इसको हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। फंडामेंटल चार्ज, सॉरी, ये फंडामेंटल मास है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन का मास है दैट इज़ 9.1 × 10⁻28। अगर इन दोनों का हम रेशो निकालेंगे तो वो 1/1840 ये रेशो निकल कर के आएगा। और इनका अगर हम एक्चुअल चार्ज लेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझनी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो मास सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल होता है। और ये क्या है? मिनिमम पॉसिबल चार्ज है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हो सकता है। फिज़िक्स में इसको हम फंडामेंटल चार्ज के नाम से जानते हैं, ठीक है, या यूनिट चार्ज भी इसको कह सकते हैं। ये सबसे, है ना, लोएस्ट पॉसिबल चार्ज है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है या जिसमें एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हमने डिस्कवरी को स्टडी किया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैथोड रेज से हुई, प्रोटॉन की एनोड रेज या कैनाल रेज से हुई, न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस रिएक्शंस में चैडविक ने फाइंड किया। इनकी हमने प्रॉपर्टीज़ को स्टडी की, जैसे स्ट्रेट लाइन में चलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ये मासिव पार्टिकल्स होते हैं, है ना। और इनके हमने फंडामेंटल चार्जेस और इनके जो एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में भी बात की। तो ये सारी हमने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर स्टडी कर ली।
अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपके पास सारे आइटम्स हैं, है ना, जैसे मान के चलिए कोई स्पोर्ट्स आप खेलते हैं और आपके पास एक बैट है ना, और एक आपके पास बॉल है और स्टंप भी हैं और एक कहीं से आपको फील्ड भी मिल गया, है ना, और एक दो आपको पर्सन्स भी मिल गए। जब आपके पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हों, है ना, तो आप क्या करोगे, फिर आप प्लानिंग करोगे कि कैसे हम उन सब को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करें ताकि वो हमारे लिए एक यूज़फुल सिस्टम बन जाए, है ना। तो हम जैसे बैट हो गया, बॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, प्लेयर हो गए, उन सबको मिला करके क्या करेंगे, एक गेम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से अब हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए, प्रोटॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, है ना। तो अब जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बेसिस पर जैसे जैसे वो डिस्कवर हुए उसके अकॉर्डिंग एक मॉडल देना स्टार्ट किया, इसका एटम का, कि एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं और कैसे वो एटम को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। उन सब का रोल, उन सब की पोजीशन और स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसके लिए जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने वर्कआउट करना शुरू किया। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, जे थॉमसन ने। तो सबसे फर्स्ट जो एटॉमिक मॉडल दिया, है ना, एटम को समझने में जो हमारे लिए, है ना, काफ़ी इजी रहा और जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में भी बात करता है और ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से एक एटम में एग्जिस्ट करते हैं। तो उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, थॉमसन मॉडल भी कहते हैं, या उसका एक और नेम है दैट इज़ प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, या इसको हम एक और नेम से जानते हैं दैट इज़ वाटरमेलन मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन का मीन्स आपको सबको पता है ना, तरबूज। उसी तरीके से उन्होंने इस मॉडल को डिफ़ाइन किया। एक्चुअल में क्या था कि थॉमसन के टाइम पर 2 ही पार्टिकल्स थे, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन्स के बारे में भी, है ना, आइडिया था, लेकिन इतना नहीं कि वो किस तरीके से एग्जिस्ट करता है ना, कि वो पार्टिकल्स हैं या फिर करंट है या रेज हैं। तो उन सब को उन्होंने रख के बेस्ट पॉसिबल जो मेथड है ना, जो मॉडल हो सकता है, उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो हमारा एटम होता है दैट इज़ स्फेरिकल इन शेप। एटम कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। एटम हमारा कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है ना। और उसके अंदर जो प्रोटॉन का जो पार्ट है ना, उसको उन्होंने पॉजिटिव करंट बोला और उन्होंने कहा कि वो यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड रहता है थ्रू आउट दी एटम, इस तरीके से, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, वो उनके बीच में इस तरीके से एम्बेडेड रहते हैं, है ना। अब आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा कि जो तरबूज होता है ना, तरबूज भी इसी तरीके से होता है। जो पॉजिटिव करंट है वो रेड पार्ट हो गया वाटरमेलन का, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके सीड्स हो गए, ठीक है। तो ये जो मॉडल था वो सबसे पहले किसने दिया, थॉमसन ने। देखिए इसकी कई सारी ड्रॉबैक्स भी थी, जैसे बाद में न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया, है ना, तो न्यूट्रॉन को नहीं ये बता पाए। दूसरा इन्होंने एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी दैट वाज रदरफोर्ड मॉडल।
रदरफोर्ड ने जो वर्किंग की है ना, वो इतनी प्रैक्टिकल थी और इतनी इफ़ेक्टिव थी कि उन्होंने एक एक बात के लिए एविडेंसेस प्रोवाइड किए, है ना, और जो कि ऐसे थे जिनको हम प्रैक्टिकली कर सकते थे, उन्हें देख सकते थे, विजुअल थे। तो जो रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस थे वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुए। सेकंड, इट कुड नॉट स्पीक अबाउट द आयोनाइजेशन। हमें पता है कि आयोनाइजेशन प्रोसेस होती है, उसमें कोई भी एटम है ना, वो या तो ए पॉजिटिव बनाएगा या ए नेगेटिव बनाएगा, है ना, तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये उनके ड्रॉबैक्स हो गए, तो इस वजह से ये मॉडल फिर फेल हो गया। देन नेक्स्ट मॉडल दैट इज़ रदरफोर्ड। वी विल डिस्कस अबाउट दैट मॉडल इन नेक्स्ट क्लास। ओके, आप एक बार अपनी रेफरेंस बुक से इन सबको पढ़िए और इनके डायग्राम बनाइए। ओके।